इसराइल की ओर से सीरिया पर लगातार हो रहे हमलों के बाद यमन के हूती फाइटर्स अब इसराइल को खुली चेतावनी दे रहे हैं। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने अरब देशों को भी खुली धमकी दी। 17 जुलाई को जारी एक बयान में अल हूती ने आरोप लगाया कि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में कब्जा और दमन की नीति पर काम कर रहा है और सीरिया पर हमला इसी योजना का एक हिस्सा है। अल हूती ने यह भी कहा, इसराइल इम्प्यूनिटी की इक्वेशन लागू करना चाहता है, यानी जो जितना चाहे मारे, कब्जा करे, घर तबाह करे और इसका कोई जवाब ना आए। उन्होंने कहा, यही अमेरिकी और इस्राएली योजना है, एक ऐसा क्षेत्र बना देना जहां लोग अपमान, दास्ता और धार्मिक पहचान के मिटने को चुपचाप स्वीकार कर लें। हूती नेता ने आरोप लगाया कि इसराइल सीरिया की अंदरूनी राजनीति में दखल देना चाहता है। उन्होंने कहा, इसराइल की योजना सीरिया के अलग अलग इलाकों को सिक्योरिटी जोन के नाम पर अलग अलग नियंत्रण में लेना है और अंत में पूरे देश के राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक फैसलों को अपने अधीन करना है। अल हूती ने सीरिया में सशस्त्र समूहों से कहा कि वे अपने सोच में बदलाव लेकर आएं और सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देना बंद करें ताकि इसराइल को बहाना न मिल पाए। हूती नेता ने यह भी चेताया कि सीरिया में मौजूद अल्पसंख्यकों को इसराइल की चालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसराइल किसी का सच्चा मित्र नहीं बल्कि एक मौका परस्त दुश्मन है जो संकट खड़ा करता है और फिर उसका फायदा उठाता है। इस बयान से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने भी मुस्लिम देशों से इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि इसराइली आक्रामकता अब बेकाबू हो चुकी है और अरब देशों की चुप्पी बेहद खतरनाक है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. उधर इसराइल ने 16 जुलाई को सीरिया की राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन के पास और रक्षा मुख्यालय पर हमला किया था, जिनमें कम से कम 3 से ज्यादा लोग मारे गए और 30 घायल हुए। इस्राएली सेना ने दावा किया कि उसने ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए हमला किया, लेकिन कई देशों ने इसे झूठा बहाना करार दिया। ईरान, तुर्की, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इस बीच हूती विद्रोही केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने रेड सी में 6 से 9 जुलाई के बीच 2 जहाज डुबो दिए और मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल के इलात पोर्ट को बंद करने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जुलाई से इसराइल इलात पोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर रहा है, जो हूती हमलों का सीधा असर माना जा रहा है। साथ ही हमास और हिजबुल्लाह ने भी इसराइली हमलों को उकसाने वाला और अवैध बताया। अब सवाल यह है कि क्या अरब देश इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या चुप रहकर इसराइल को पूरे क्षेत्र पर हावी होने देंगे। आने वाला समय इसी पर फोकस रहेगा। गाजा पट्टी में एकमात्र कैथोलिक चर्च होली फैमिली पर इजरायली सेना ने गोले बरसाए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हैं। इन घायलों में चर्च के पादरी गैब्रियल रोमानेली भी शामिल हैं। दरअसल चर्च परिसर में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी, जिसमें बच्चे और दिव्यांग लोग भी शामिल थे। इजराइल ने इस हमले को दुर्घटना बताते हुए खेद व्यक्त किया है। इजराइल ने कहा कि वो इसकी जांच कर रहा है। हमले में चर्च की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जहां कई बुजुर्ग और मासूम लोग मौजूद थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को लेकर खेद जताया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, इजराइल को इस बात का गहरा दुख है कि एक भटका हुआ गोला गाजा के होली फैमिली चर्च से टकराया। हर एक निर्दोष व्यक्ति की जान का नुकसान एक त्रासदी है। इस हमले की पोप लियो ने कड़ी निंदा की है और तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। उन्होंने पीड़ितों के लिए शोक संदेश में कहा कि वो शांति और सुलह की आशा करते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस मामले पर नाराजगी जताई है। इजराइल का कहना है कि वो भूलवश हुआ एक हमला है और वो नागरिक व धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाते। हालांकि गाजा में स्कूलों, अस्पतालों और शरण स्थलियों पर बार बार हो रहे हमलों के कारण फिलिस्तीनी नागरिकों का कहना है कि
अब गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब हो कि गाजा में जो हमले चल रहे हैं वो 21 महीनों से लगातार हो रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 58,600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वाले में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। चर्च परिसर में शरण लिए हुए लोगों में ईसाई और मुस्लिम दोनों शामिल थे। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्केट ऑफ जेरूसलम ने इस मामले को मानव गरिमा पर हमला बताया और धार्मिक स्थलों की पवित्रता का उल्लंघन माना है। इस बीच इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसराइल ईरान में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने भी काफी कुछ खोया, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिसे हम एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे में दबाव महसूस कर रहा है। एक नई एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 25% बचा है। इस हालात की एक बड़ी वजह के रूप में हालिया इसराइल ईरान टकराव और यूक्रेन में जारी मिसाइल युद्ध को माना गया, जिसने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस टकराव में ईरान का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल को 120 सांसदों का समर्थन मिला है और इसका मकसद है बढ़ा हुआ सैन्य बजट, अधिक फंडिंग और तेजी से सेना की तैयारी। सिर्फ बिल ही नहीं, पिछले साल ईरान ने अपने डिफेंस बजट में 200% की बढ़ोतरी की थी और अब अगले साल के लिए अनुमानित सैन्य बजट $46 अरब तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि तेहरान अब किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। इस विधेयक की तैयारी में ईरान के शीर्ष सैन्य अफसर, रक्षा मंत्रालय और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर भी शामिल रहे। उनका कहना है कि इसराइल और अमेरिका से मिल रही खुली युद्ध जैसी धमकियों के बीच ईरान को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को मजबूत करना होगा। तेहरान का तर्क है, जब बार बार उसके राजनयिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं, जब उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है, तो जवाब देना तो उसका अधिकार है, न कि आक्रामकता। इसी साल अप्रैल में दमिश्क स्थित ईरानी काउंसलेट पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन उसने यह कार्रवाई पहले से चेतावनी देकर की ताकि जान माल की क्षति कम हो। ईरान ने इसे संतुलित और सीमित प्रतिक्रिया बताया।